नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और आ गए हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेके शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के पहले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन है कि जो हमारी आईएनसी की पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे में 1885 में। देखिए, दो इन्फॉर्मेशन तो हमारी यहाँ भी यहीं पे मिल गई कि आईएनसी की पहली मीटिंग हुई थी बॉम्बे में और 1885 में। पूछा गया है किसके लीडरशिप के अंदर, दैट मीन्स प्रेसिडेंट कौन थे। प्रेसिडेंट थे हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी। और यहीं पे बात करने कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 72 मेंबर्स थे, जिसमें हमारे एडवोकेट्स थे, ट्रेडर्स थे, जमींदार थे और कुछ हमारे और एजुकेटेड पीपल भी थे। सावित्रीबाई फुले वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ। सावित्रीबाई फुले जी की बात की जाए तो ये हमारी वाइफ थी ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी की। और ये एक सोशल वर्कर थी जिन्होंने वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए और डिप्रेस्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए, दोनों के लिए ही काम किया था। और इन्होंने पहला अनटचेबल का स्कूल बनाया था 1852 में। द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। गदर पार्टी का किसने बनाई थी गदर पार्टी? 1913 में लाला हरदयाल जी, उनके साथ थे सोहन सिंह भकना जी। इन दोनों ने मिलके सैन फ्रांसिस्को में बनाई थी गदर पार्टी, जहाँ पे जिसके मेंबर्स हमारे यूएस और कनाडा के कुछ सिक्स थे। अगला क्वेश्चन, बाजीराव पेशवा बाजीराव द्वितीय, दैट मीन इनका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था वो किस ट्रीटी के बाद खत्म हो गया था? तो अगर हम बैटल ऑफ पूना, अगर आपको याद हो, 1802 में हुई थी। तो इसमें जो हमारे ये बाजीराव थे और सिंधिया, इनके ऑपोजिट हमारी लड़ाई हुई थी होलकर्स की। और होलकर्स ने इनको क्या किया था? पराजित कर दिया था। तो हारने के बाद अब इनको मजबूरन क्या करना पड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता करना पड़ा था। तो जो ट्रीटी हुई थी वो थी हमारी ट्रीटी ऑफ बसेन। और इस ट्रीटी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई हम आपकी ये जो आपकी लड़ाई है, इन्होंने क्या किया था? होलकर्स को हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पर उसके बाद सिर्फ पपेट रूलर रह गए थे, पेशवा बाजीराव। इनका इंडिपेंडेंट रूल वहां पे क्या हो गया था? इस ट्रीटी के तहत खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात कर लें, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो हमारा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टे जो हमारे मॉन्टेग्यू थे वो हमारे उस टाइम क्या थे? आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वर्सराय थे हमारे चेम्सफोर्ड, इसलिए इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इस रिफॉर्म के टाइम जो है एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल, इसकी बात भी हुई थी, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई थी, और प्रोविंसेस में डायरार्की वर्सेस गवर्नमेंट की भी बात की गई थी। इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव, तीनों ही बात सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड पूछा गया है। तो 67-69 ये हमारा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, 80 से 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और 90 से 92 हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इस पे थोड़ा हम एक आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको आती है तो एंग्लो मैसूर वॉर का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा। तो पहला जो एंग्लो मैसूर वॉर था, इसमें हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठा निजाम एक तरफ थे, और इनके ऑपोजिट हमारा मैसूर का किंगडम था, जहां से हमारे थे हैदर अली। तो हैदर अली ने यहाँ पे क्या किया था? इन तीनों को हरा दिया था। बेसिकली हराया कैसे था कि उन्होंने मद्रास पे जाके कब्जा कर लिया था। मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी नहीं सोचा था कि हैदर अली जाके मद्रास को कैप्चर कर लेंगे। मद्रास को कैप्चर करने के बाद क्या हुआ था? ये ट्रीटी हैदर अली की एक तरह से जीत हुई थी, और मद्रास ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत इस लड़ाई को खत्म कर दिया गया था। फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि कभी भी हैदर अली पे मराठा या निजाम आक्रमण करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनको बचाने आएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी बैकआउट कर गई थी जब हैदर अली ने उनको बुलाया था। तो उसी गुस्से में 1784 से हमारी हुई थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें क्या किया था? हैदर अली ने निजाम और मराठा को कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो किसी की सगी नहीं है, आपकी भी सगी नहीं है, तो उनको अपनी तरफ मिला लिया था। बट ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कूटनीति का प्रयोग करके, डरा के धमका के, निजाम और मराठा को क्या करती है? वापस भेज देती है। और हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ाई चलती है। 1782 में हैदर अली की डेथ के बाद टीपू सुल्तान इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बुलाया जाता है सर आयरकूट को। और ये जो लड़ाई है, बेसिकली इसका कोई निर्णय नहीं होता है। 4 साल के बाद इसको एक कह दें ड्रॉ की तरह इसको खत्म कर दिया जाता है, बट एक मॉरल विक्ट्री मानी जाती है ये टीपू सुल्तान के लिए। और यहाँ पे हमारी साइन होती है टीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर लें, 1790 में शुरू होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो इसमें अगेन मराठा निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड होती है, और ऑपोजिट में होते हैं टीपू सुल्तान।
और यहाँ पे क्या जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लड़ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉलिस नहीं होगा, ये सही कर लीजिए, कॉर्नवालिस है। और यहाँ पे क्या होती है, टीपू सुल्तान की हार होती है, और हारने के बाद यहाँ पे जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम होगा, साइन होती है, जिसके तहत मैसूर का बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा मराठा को, कुछ हिस्सा निजाम को, और बहुत बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी खुद रख लेती है। और साथ ही 3 करोड़ रुपए वॉर इंडेमनिटी, जैसे कि आपने हम पे लड़ाई की, जो भी हमारा खर्चा है, नुकसान हुआ, वो लिया जाता है टीपू सुल्तान से। और साथ ही उनके 4 में से 2 बेटों को कॉर्नवालिस क्या करता है, अपने साथ ले जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रीटी की जो भी आपके पॉइंट्स हैं उसको फॉलो किया जाएगा। और फोर्थ हमारी एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1798 से 99 में। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आर्थर वेल्सली होते हैं, और यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और मैसूर किंगडम को एक सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में शामिल कर लेती है। तो ये टेबल जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन, ये जो आपके एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है तो इससे बाहर से हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज सॉ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में पहला सत्याग्रह कब हुआ था भाई? तो ये हमारा गांधी जी ने जो किया था वो हमारा किया था आपके बिहार में एक शहर है चंपारण, चंपारण में किया था। और ऐसा करने के लिए भाई गांधी जी को किसने इनवाइट किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजकुमार शुक्ला जी थे, जिन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आए और यहाँ के जो किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी 3 कठिया सिस्टम। 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पे आपको नील की खेती करनी ही करनी है, ये जबरदस्ती थी। ठीक है, वहाँ के जो किसान की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी कह लें। तो उसी लिए गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया था, पहला अपना सत्याग्रह किया था। अब है क्वेश्चन कि पहला सेंसस इंडिया में किसकी वॉइसरॉयशिप में हुआ था? तो ये हमारा लॉर्ड मायो ने शुरू किया था, और इंडिया की जो फाइनेंस की कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए 1871 में पहला सेंसस हुआ था। और स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी स्टैब्लिशमेंट हमारी लॉर्ड मायो ने की थी। अगला है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के टाइम फ्रेंच गवर्नर जनरल कौन थे पौंडीचेरी के? तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है इसका इंडियन कोई भी रीजन नहीं था। मतलब ये जो हमारी वॉर हुई थी, ये हमारा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सेक्सेशन फॉरेन लैंड पे चल रहा था, जहाँ पे हमारी आपके ब्रिटिश और फ्रेंच आमने सामने थे। उसी की वजह से यहाँ पे भी एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें हमारे फ्रेंच गवर्नर जनरल थे फ्रांसिस डुप्लेक्स, ये थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का जो आइलैंड का नाम था शहीद और स्वराज आइलैंड, ये किस पर्सनालिटी ने दिया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो आइलैंड्स थे जापान के कब्जे में चले गए थे, और सुभाष चंद्र बोस के जापान और जर्मनी से बहुत ही अच्छे टॉकिंग टर्म्स थे। तो उन्होंने क्या किया था, 1943 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में फ्लैग होस्ट किया था, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के उस पे। और अंडमान आइलैंड को नाम दिया था शहीद आइलैंड का, और निकोबार को स्वराज आइलैंड का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, वो आपके काम आएगी। इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।